नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि पुनः रिपीट भी हो सकते हैं प्रश्न। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष, रस दोष, पद दोष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका रस दोष। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना जो है रस दोष कहलाती है। बात करें कुछ और तथ्यों की तो रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन भरत मुनि रसों की संख्या 8 ही मानते हैं। लेकिन आधुनिक विद्वानों की बात करें तो ये रसों की संख्या 11 मानते हैं, लेकिन स्थायी भावों की संख्या 9 ही है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, विभाव 2 होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं। तो इन सभी तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और पंक्ति है, अधर धरत हरिके परत, ओठ दीति पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। विभावना अलंकार, विशेषोक्ति, अतद्गुण या तद्गुण। आपको बताना है इनमें कौन सा अलंकार है। सही उत्तर है इसका तद्गुण अलंकार। तद्गुण अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई वस्तु अपना गुण छोड़कर साथ वाली वस्तु का गुण जो है धारण कर लेती है, वहाँ पे अतद्गुण अलंकार होता है। और यहाँ पे जो है, जो हरे रंग की बांसुरी है, जब श्री कृष्ण अपने अधरों पर यानी होठों पर रखते हैं और जब उनके संपर्क में आती है तो वह इंद्रधनुष के रंगों में बदल जाती है, इसलिए यहाँ पे तद्गुण अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चिकरही मरकट भालू छलभल करही जेही कल छीजही। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे रहेगा छीजही। इस प्रश्न को मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, तो जो लोग उसको हल किए होंगे इसको जरूर हल कर पाएंगे। ऑप्शन में है प्रसाद, ओज, माधुर्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस पंक्ति में जो है कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ओज काव्य गुण। इसमें ओज काव्य गुण है। जहाँ पर भी बल और वीरता का प्रदर्शन होता है वहाँ पर ओज काव्य गुण होता है। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन क्या है? तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है या ओष्ठ है। सही उत्तर हो जाएगा इसका तालव्य। उच्चारण स्थान के आधार पर यह जो है तालव्य व्यंजन है। यह जो है च वर्ग का व्यंजन है और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि के सूचक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। और ऑप्शन में है अंग, य, ड़ और य। अनुस्वार किस ध्वनि के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं आपको बताना है। और सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा य के लिए अनुस्वार प्रयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपर्युक्त शब्द कौन सा है? अलौकिक, स्थिर चित्त, शांत चित्त या समदर्शी। उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका शांत चित्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कहत नटत रीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन की सो बात। इसमें कौन सा रस है? वे प्रलंब है, संयोग है, शांत है या अद्भुत है। आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। सही उत्तर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। इसमें संयोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है और इसमें प्रियतम से मिलन का वर्णन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में जो है वह आंखों से ही बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, मिठास, सौतेला या सरलता। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है। बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा सौतेला। सौतेला शब्द जो है विशेषण है। बाकी ये तीनों शब्द जो है संज्ञाएं हैं। सरलता और मिठास जो है यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। और मेजपोश जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से जो विशेषण शब्द है वह सौतेला है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उसने, 10 गुना। और सही उत्तर हो जाएगा 10 गुना। 10 गुना सर्वनाम नहीं है, बाकी तीनों जो है वह सर्वनाम है। अगला प्रश्न,
सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या चोट पहुंचाना। सही उत्तर हो जाएगा इसका तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दुह, वी, अव या ये सभी। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर है दु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? रोशनदान, आलस, उलूक और आज। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द विदेशी है। सही उत्तर है इसका रोशनदान। अगला प्रश्न है, शामिस का विलोम अर्थी शब्द क्या होगा? आमिष, अनमिष, निरामिष या निर्मिष। शामिस का विलोम अर्थी शब्द क्या होगा? सही उत्तर है निरामिष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर, बादल, आकाश या पवन। आपको बताना इसमें से अभ्र का पर्यायवाची कौन है? सही उत्तर है बादल। बादल जो है अभ्र का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे मेघ होता है, जलद, जगजीवन, अम्बुद, धर, घन, नीरद, जलधर, ये सभी जो हैं बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए या सर्वनाम के लिए। किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर है इसका सर्वनाम के लिए। सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अतः सर्वनाम जो है संज्ञा का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? सुनहरा, पाठक, लड़ाई और दर्शनीय। आपको बताना है किसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सही उत्तर है इसका लड़ाई। लड़ाई में जो है तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि बल्कि कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगे होते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और यहाँ पर जो है लंग धातु में आई प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है लड़ाई हुआ है और इसलिए यहाँ पे तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों में जो है तद्धित प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखते हैं वाक्य। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। आपको बताना है इसमें से शुद्ध कौन सा है। सही उत्तर है बी ऑप्शन। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, यह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बाकी सभी विकल्प अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखती हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद, वाल्मीकि या आध्यात्मिक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। सही उत्तर है वाल्मीकि। वाल्मीकि इसमें शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों शब्द जो हैं अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति कौन सी है? बुद्ध चरितम, स्वप्नवासव दत्ता, रघुवंशम या शिशुपाल वधम। इसमें से कौन सी रचना जो है माघ द्वारा रचित है? सही उत्तर है शिशुपाल वधम। यह माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है और इसकी कथा वस्तु जो है वह महाभारत से ली गई है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति या पंचमी विभक्ति। आपको बताना है कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। जहाँ भी आपको ये शब्द दिखे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वहाँ पर जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। शिशुपाल वध, अड़ोअड़म, छिंद प्रशस्ति या नवसाह सांक चरित्र चंपू। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना जो है श्रीहर्ष की नहीं है। सही उत्तर है शिशुपाल वधम। यह श्रीहर्ष की नहीं है, माघ द्वारा रचित है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं श्रीहर्ष द्वारा रचित काव्य हैं। अड़ोअड़न, छिंद प्रशस्ति और नवसाह संक चरित्र चंपू। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋक प्लस वेद या री प्लस गवेद। आपको बताना है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ऋक प्लस वेद ऋग्वेद होता है। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को जो है ग, च को ज और प को ब में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? यह पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, इसका संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन है ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति, ग्रामम उभयतः मार्गोस्तः, यहाँ पे स्तः रहेगा, ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति या ग्रामस्य उभयतः मार्गोस्तः। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही अनुवाद है। सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन, ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति, यह गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का सही संस्कृत अनुवाद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्व रजतम, ओज प्रसाद माधुर्य, गौड़ी वैदर्भी पांचाली या उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य। सही उत्तर हो जाएगा उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? यहाँ पे दूत रहेगा। किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम या मालविकाग्निमित्रम। सही उत्तर है मेघदूतम। मेघदूतम को जो है दूत काव्य माना जाता है। कालिदास की अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम इत्यादि हैं और मेघदूत को कालिदास का दूत काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? सीता रावणम अकुप्यत, धनम परिश्रमेण भवति, मह्यम पुस्तकम देहि या रामः स्वग्रज गुणे अतिशेते। आपको बताना है कि इसमें संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए वाक्य जो सही होगा वह होगा सीता रावणाय अकुप्यति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गम धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप कौन सा है? गच्छेत, गच्छेत, गच्छतु या गच्छताम। सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, गच्छेत। गम धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में इसका सही रूप हो जाएगा गच्छेत। इसका रूप इस तरह से चलता है, प्रथम पुरुष में यह गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु होता है, वहीं मध्यम पुरुष में गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत होता है, वहीं उत्तम पुरुष में यह गच्छेयम, गच्छेम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सड़ आनन, सड़ आनन, सट आनन या षडा आनन। आपको बताना है षडानन का सही संधि विच्छेद क्या है और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, सट प्लस आनन हो जाएगा षडानन। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें है व्यंजन संधि, इस शब्द में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मदमाता में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। आपको बताना है मदमाता में कौन सा समास है। सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। मदमाता में तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा मद से माता। ठीक है, और इसमें अपदान तत्पुरुष है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि सीताराम, दिन रात, राधे श्याम, इस तरह से दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत में, प्राकृत में, संस्कृत मिश्रित प्राकृत में या अशुद्ध संस्कृत में। सही उत्तर है इसका प्राकृत में।
कालिदास के नाटकों में जो स्त्रियां होती हैं और जो निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं वह प्राकृत भाषा में बोलते हैं, वहीं जो संभ्रांत पात्र होते हैं वह संस्कृत बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की है? उत्तर रामचरितम, कादंबरी, किरातार्जुनीयम या नैषधीय चरितम। आपको बताना इसमें से कौन सी रचना भवभूति की है। सही उत्तर है उत्तर रामचरितम, यह रचना भवभूति की है। कादंबरी बाणभट्ट की है, किरातार्जुनीयम भारवी की है, नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है पाणि पादम का विग्रह है, यह संस्कृत विग्रह है। पाणि च पादम च, पाणि च पादौ च, पाणि च पादम च या पाणि च पादौ च। आपको बताना है पाणि पदम का सही विग्रह क्या होगा। सही उत्तर है ए ऑप्शन, पाणि च पादम च। पाणि पदम का सही विग्रह होगा पाणि च पादम च। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रधानतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य सागर। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। वहीं बात करें सुमित्रा नंदन पंत की तो उन्हें उनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार और महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था, यामा के लिए 1982 में मिला था इनको। तो इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीति काल या मध्यकाल। हालांकि श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है लेकिन टाइपिंग सही से नहीं हो पाती है। श्रृंगार इस तरह से रहेगा, कहीं भी शुद्ध पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा। और बताइए इस प्रश्न में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। इन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। सही उत्तर है ए ऑप्शन, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया भी है कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया है कि हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों के अनुसार कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह पंक्ति तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी है और आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। मैथिली शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, रामचंद्र शुक्ल की है या बाल मुकुंद गुप्त की है। यह पंक्तियां किसकी हैं? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह हरिऔध जी की पंक्तियां हैं। तुलसीदास के बारे में इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केशव कही न जाए का कहिए। पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, रहीम, केशवदास या तुलसीदास। और इसका सही उत्तर है तुलसीदास। यह पंक्तियां तुलसीदास की हैं और यह तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका से ली गई है। और एक और प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है विनय पत्रिका की भाषा। विनय पत्रिका की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी या उदय शंकर भट्ट। सही उत्तर है राजेंद्र अवस्थी। यह राजेंद्र अवस्थी का आंचलिक उपन्यास है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो वह है जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें, मकड़ी के जाले या पूछा गया है दो जोड़ी आंखें, दोस्तों की दुनिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को, चंद्रयान को, मृगावती को या हंसावली को।
किसको मानते हैं यह प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना? सही उत्तर हो जाएगा मृगावती। शुक्ल जी जो है मृगावती को प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मानते हैं, यानी सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती को। इसका समय 1503 ईस्वी है और इसकी रचना कुतुबन ने की थी, कुतुबन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जानर्तिक, प्रेमचंद, विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है। सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। यह रचना जो है शिवदान सिंह चौहान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है राउल बेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक या प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य? सही उत्तर है इसका गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है यह राउल बेल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, क्योंकि समय एक शब्द है और विश्व मिथक सरित सागर। आपको बताना है कि रमेश कुंतल मेघ को किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, विश्व मिथक सरित सागर के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको यह पता अवश्य होना चाहिए। ऑप्शन है दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस या लंदन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है बी ऑप्शन, नागपुर। नागपुर में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। ऑप्शन में है जूही की कली, नौका विहार, नदी के दीप और पुष्प की अभिलाषा। बात करें जूही की कली की तो यह हो जाएगी निराला की रचना। नौका विहार की बात करें यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम और सागर के आर पार। आपको बताना है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है इसमें से। सही उत्तर है इसका ज्योतिपुंज हिमालय। यह जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं तो वह है अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, क्षमादान और पंखहीन। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, निराला या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इसमें से किसका संस्मरण महादेवी वर्मा ने पथ के साथी में संकलित नहीं किया है? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान और सियाराम शरण गुप्त, इन सभी लोगों के शब्द चित्र यानी संस्मरण उन्होंने संकलित किए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का संस्मरण उसमें नहीं है। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या रमेश कुंतल मेघ। सही उत्तर है विश्वनाथ त्रिपाठी। यह विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। इन्होंने इसको व्योमकेश दरवेश के नाम से लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल या मनु भंडारी। सही उत्तर है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
बात करें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। उनकी रचना चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में, जो पीछे हमने देखा, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वह थे सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां दिनकर की किस रचना से हैं? कुरुक्षेत्र से, रश्मिरथी से, सामधेनी से या परशुराम की प्रतीक्षा से? यह पंक्तियां आपको बतानी है कि किस रचना से है। सही उत्तर है रश्मिरथी। इसकी कथा जो है महाभारत से ली गई है और इसका नायक जो है वह कर्ण है, दानवीर कर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? इस प्रश्न को मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था। ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, शंकर शेष या विष्णु साहनी। आपको बताना है एक और द्रोणाचार्य किसकी कृति है। सही उत्तर है शंकर शेष, यह शंकर शेष की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद? सही उत्तर है कबीरदास। यह कथन जो है इन्होंने कबीरदास के लिए कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मुक्तिबोध ने या रामविलास शर्मा ने? सही उत्तर है इसका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर? आधुनिक एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्हें आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो वो हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चिता। ये सब जो है इनके बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? बार बार यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। वरदान, रंगभूमि, गोदान या प्रतिज्ञा? किसका पात्र जो है सूरदास है? सही उत्तर हो जाएगा रंगभूमि। रंगभूमि का पात्र है और सबसे मजबूत पात्र है। सूरदास जो है लगातार ब्रिटिश शासन के कानूनी और उसके भारतीय नुमाइंदों की मुखालफत करता है और प्रेमचंद सूरदास को गाधी का ही एक रूप मानते हैं इस उपन्यास में। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामकुमार वर्मा ने? आपको बताना है कि अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। सही उत्तर है इसका मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने जो है अलंकृत काल कहा था। वहीं बात करें रामकुमार वर्मा की, तो उन्होंने कहा था इसे कला काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको कहा था श्रृंगार काल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन किसका है? अमीर खुसरो, कन्हप्पा, मौलवी करीम या इसमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अमीर खुसरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या रैदास? आपको बताना है इसमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है। सही उत्तर है नरहरियानंद। यह रामानंद के शिष्य नहीं है। रामानंद के शिष्यों की बात करें तो इसमें आते हैं कबीर, रैदास, अनंतानंद, सुखानंद इत्यादि। नरहरियानंद जो है वह रामानंद के शिष्य नहीं है। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यहाँ पे हुलसी रहेगा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास की, रसखान की, रहीम की या नरहरि दास की? आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर है रहीम दास। रहीम दास ने यह तुलसीदास के संदर्भ में कहा था। रहीम दास जो है वह अकबर के दरबारी कवि थे और तुलसीदास से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको किसी भी
टॉपिक पर कोई क्लास चाहिए तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आप लोगों को ज़रूर क्लास दे दूँगी। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए।